हेलो दोस्तों। तो हाजिर हैं आज एक अगले नए टॉपिक के साथ। तो पिछला टॉपिक आपने देखा था संवेग संरक्षण नियम। और वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि सारे वीडियो का आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा, पीडीएफ नोट्स, जो कि खुद हम हाथ से लिख कर बनाएंगे। तो ये चैप्टर समाप्त जैसे ही हो जाता है पिछले चैप्टर का, और इस चैप्टर का नोट्स आपको पीडीएफ के रूप में मिल जाएगा। तो ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा, बस आपको मेहनत बस इतना ही करना है कि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, और जो लोग नए हैं वो लोग सब्सक्राइब कर लें। बाकी सब मेहनत हम ही करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। टॉपिक का नाम है बल का आवेग, इम्पल्स ऑफ फोर्स, बल का आवेग। ठीक है, आप केवल ये वीडियो हमारा सुन लीजिए, बाकी जब से ही आपको नोट्स मिलेगा एक बार पीडीएफ नोट्स पढ़ लेंगे आप। एबव 45 मार्क, 50 में 45 से ऊपर नंबर आप गेन कर सकते हैं। हमारे यहाँ लड़के 50 में 49 नंबर तक प्राप्त किए हैं पिछले साल। अक्सर लड़के 45 तक पहुंच जाते हैं, और 49 तो एक ही लड़का पाया, लेकिन ये है कि 45 से एबव भी कई लड़के हैं। तो आपको उतना नोट्स और जितना पढ़ा रहे हैं इतना ही पर्याप्त है। बस इतना ही वीडियो देखते रहिए, रेगुलर वीडियो देखिए और नोट्स को एक बार पढ़ लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। बल का आवेग, इम्पल्स ऑफ फोर्स। बल का आवेग क्या होता है? तो हम कहेंगे कि जब एक अधिक परिमाण के बल को किसी वस्तु पर बहुत कम समय अंतराल के लिए लगाया जाता है। ठीक है, एक हाई मैग्नीट्यूडेड फोर्स, ठीक है, हाई मैग्नीट्यूड फोर्स अप्लाई फॉर ए स्मॉल टाइम इंटरवल। ठीक है, व्हेन ए हाई मैग्नीट्यूड फोर्स अप्लाई फॉर ए स्मॉल टाइम इंटरवल। ठीक है, जब किसी वस्तु पर बहुत अधिक परिमाण का बल बहुत कम समय अंतराल के लिए लगाया जाता है, तो इस बल और समय अंतराल के गुणनफल को बल का आवेग कहते हैं। ठीक है, क्या कहे हैं? व्हेन ए हाई मैग्नीट्यूड फोर्स अप्लाइड फॉर ए स्मॉल टाइम इंटरवल, देन दिस मैग्नीट्यूड ऑफ दिस फोर्स एंड द टाइम इंटरवल, ठीक है, देन द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एंड टाइम इंटरवल इज नोन एज इम्पल्स ऑफ फोर्स। ठीक है, तो क्या कहे हैं कि जब एक हाई परिमाण का बल, अधिक परिमाण का बल किसी वस्तु पर बहुत कम समय अंतराल के लिए लगाया जाता है, तो इस बल तथा उस समय अंतराल के गुणनफल को बल का आवेग कहते हैं। ठीक है, तो क्या बोले हैं कि बल का आवेग हम लोग जिसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ लिख सकते हैं बल का आवेग। आई बराबर क्या हो जाएगा? तो अगर हम कहें कि एक हाई ठीक है, हाई मैग्नीट्यूड का फोर्स एफ है और ये डेल्टा टी समय अंतराल के लिए लगाया गया है, तो एफ और डेल्टा टी का गुणनफल बल के आवेग के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे भी कह सकते हैं कि यदि एफ एक ऐसा बल है जिसका परिमाण बहुत अधिक है और इसको बहुत कम समय अंतराल यानी डेल्टा टी समय के लिए लगाया गया है, तो एफ और टी का जो गुणनफल होगा इसी को हम बल का आवेग कहेंगे। इसका उदाहरण क्या है? तो उदाहरण सीधे सीधे है, हथौड़े से कील को ठोकना है। हथौड़ा अधिक द्रव्यमान है, ठीक है, द्रव्यमान अधिक है तो उसका जो फोर्स लगेगा उसके द्वारा वह ज्यादा होगा, तो वहाँ हाई परिमाण का बल और बहुत कम समय अंतराल के लिए कील पर मारा जाता है। ठीक है, तो वहां पर हम कहेंगे कि ये आवेग का उदाहरण है। इसी तरह से बल्ले से गेंद को मारा जाता है, बल्ले से गेंद को मारा जाता है, वो भी एक आवेग का ही उदाहरण है। तो इस प्रकार से यहाँ आप देख सकते हैं कि एक हाई परिमाण का बल होता है और बहुत कम समय अंतराल के लिए, जैसे बल्ला मारा जाता है गेंद को तो बहुत कम, कुछ ठीक है माइक्रो सेकेंड हो सकता है, कुछ माइक्रो सेकेंड के लिए बल्ला और गेंद दोनों एक साथ रहते हैं, फिर दोनों अलग हो जाते हैं।
ठीक है। इसी तरह से हथौड़ी से कील को मारा जाता है, वो भी बहुत कम समय अंतराल के लिए हथौड़ी और कील दोनों एक संपर्क में रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि बल और ये समय, इसका गुणनफल जो है आवेग के बराबर है। अब यहाँ से ये भी कह सकते हैं कि यह एक अदिश राशि है, यह सदिश राशि है, तो सदिश अदिश का जब गुणा किया जाता है तो यह एक सदिश राशि प्राप्त होती है। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि जो बल का आवेश होगा ये कैसी राशि होगी, यह एक सदिश राशि होगी, यानी वेक्टर क्वांटिटी होगी, यह एक सदिश राशि होगी। और आगे अगर बात करते हैं इसकी जो यूनिट की, ठीक है, इसका जो मात्रक की बात करें, यूनिट की बात करें, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी। तो देखिए बल का यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है, बल की यूनिट न्यूटन होता है और इसका यूनिट सेकंड होता है। तो इसका मात्रक, आवेग का मात्रक क्या हो जाएगा, आवेग का मात्रक हो जाएगा न्यूटन इंटू सेकेंड, ठीक है। न्यूटन पूरा लिख देगा, न्यूटन सेकेंड, ठीक है, न्यूटन सेकेंड। अच्छा आप ध्यान दिए होंगे तो संवेग का मात्रक भी यही आया था, संवेग का मात्रक भी न्यूटन इंटू सेकेंड आया था। तो आप पुराना पेपर उठा करके देख सकते हैं कि क्वेश्चन ये पूछा गया है विकल्प देकर कि निम्न में से कौन सा संवेग के मात्रक के बराबर होगा, किसका मात्रक संवेग के मात्रक के बराबर होगा। तो उस ऑप्शन में आवेग भी दिया रहेगा, या आवेग दे देगा और 4 ऑप्शन में एक संवेग भी दिया रहेगा, पूछेगा संवेग आवेग का मात्रक किसके बराबर है। तो आवेग का मात्रक और संवेग का मात्रक दोनों मात्रक समान होते हैं, और जब मात्रक समान होंगे तो डायमेंशन फार्मूला भी समान होगा, ये भी याद है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा है कि आवेग का बीमा किसके बीमा के बराबर होता है, तो आवेग की बीमा संवेग की बीमा के बराबर होता है। यहाँ से आप जैसे कि मात्रक देख लिए, इसके और भी मात्रक क्या हो सकते हैं, तो हम कह सकते हैं कि डाइन इंटू सेकेंड भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आवेग और संवेग की बीमा भी दिखा सकते हैं, ठीक है। मात्रक तो हो ही गए, डायमेंशन फार्मूला ऑफ इम्पल्स, ठीक है, इम्पल्स पूरा लिख देते हैं, ठीक है। इम्पल्स जो होगा इसका डायमेंशन फार्मूला क्या होगा, कि ये देखिए यहाँ उल्टा लिखा गया है, ठीक है। डायमेंशन फार्मूला इम्पल्स जो होगा तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, देखिए इसके लिए क्या होता है, एम एल टी, देखिए -1 आया था, ठीक है। कैसे आया था, तो यहाँ पर एम एल टी स्क्वायर होता, लेकिन 1 सेकेंड से गुणा हो जाएगा तो ये एक हट जाएगा, ठीक है। तो एम एल टी -1 ये होता है इसका डायमेंशन फार्मूला, ठीक। इसके बारे में थोड़ा सा और जान लीजिए कि यदि किसी वस्तु का, ठीक है, यदि किसी वस्तु पर एक हैवी, ठीक है, एक हाई मैग्नीट्यूड का बल F लगता है, ठीक है। तो यदि किसी वस्तु पर F बल लगता है तो हम जानते हैं यदि वस्तु का द्रव्यमान m हो और उसमें उत्पन्न एक एक्सीलरेशन a हो तो उस बल का क्या हो जाएगा, मान ma हो जाएगा, ठीक है। यहाँ लिख सकते हैं कि यदि किसी वस्तु पर, ठीक है, यदि किसी वस्तु पर F बल लगता है जिसका द्रव्यमान m है, तो ठीक है, यहाँ से कह सकते हैं F बराबर ma हो जाएगा, या हम लोग ये भी कह सकते हैं कि यह m हो जाएगा, और इसको ऐसे लिख सकते हैं डेल्टा v अपान डेल्टा टी। एक्सीलरेशन है ना, तो वेग परिवर्तन की दर ही त्वरण होता है, ठीक है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि देखिए यहाँ जो है यह बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा m डेल्टा v अपान डेल्टा टी। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, तो यहाँ से यहाँ आपको मिल जा रहा है f इंटू डेल्टा टी इक्वल टू क्या हो जा रहा है, m डेल्टा v मिल रहा है, ठीक है। अब यहाँ से ध्यान दिए तो हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि कल देखा गया था संवेग परिवर्तन कल देखा गया था, और संवेग परिवर्तन क्या देखा गया था कि डेल्टा p इक्वल टू क्या था,
m डेल्टा v था। ठीक है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि f, क्या कह सकते हैं कि f इंटू डेल्टा टी इक्वल टू कितना हो जाएगा, f गुणे डेल्टा टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा पी के। देखिए ये दोनों यहाँ से बराबर कर दिए, तो यहाँ से क्या सिद्ध हो गया, यहाँ से ये सिद्ध हो रहा है कि बल का आवेग, ये बल का आवेग बराबर संवेग परिवर्तन। ठीक है, तो यानी कह सकते हैं कि बल का आवेग संवेग परिवर्तन के बराबर होता है। तो यह निष्कर्ष यहाँ से निकल गया, बल का आवेग संवेग परिवर्तन के बराबर, यानी बल का आवेग जो होगा, ठीक है, F इंटू डेल्टा टी और डेल्टा पी के बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ से मात्रक भी देख लिए कि संवेग का वही आवेग का वही मात्रक जो संवेग का मात्रक होगा, और बल का आवेग जो है संवेग परिवर्तन के बराबर होता है, ये भी सिद्ध हो गया। ठीक है, अब आगे जो है ये के इस पर ये पूछता है कि संवेग परिवर्तन या संवेग संरक्षण नियम से ये दिखाना है कि न्यूटन के थर्ड लॉ की उत्पत्ति करना। क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि संवेग संरक्षण नियम से न्यूटन के तीसरे नियम की उत्पत्ति करें, या उसी को ऐसे पूछ सकता है कि सिद्ध करो कि संवेग संरक्षण का नियम न्यूटन का तीसरा नियम ही है। ठीक है, तो आइए इसको किया जाए। चलिए इसे कल कराते हैं, कल अगले वीडियो में इसको ख़त्म किया जाएगा, आज वीडियो लंबा हो जाएगा।